सब बच्चे सुनेंगे। अपन नेम से रिलेटेड विद वेक्टर की बात कर रहे थे और नेम से रिलेटेड विद वेक्टर में मैंने आपको सबसे पहले जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बता दिया था और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में भी आ गया था। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर बताने के बाद फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर बता दिया था। मैथमेटिक्स के अंदर सारे वेक्टर फ्री ही हैं क्योंकि हमको कोई कैजुअलिटी की स्टडी या कॉज और इफेक्ट की स्टडी नहीं करनी। अपने लिए वेक्टर बस एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो वेक्टर अपने लिए बेहतरीन फ्री वेक्टर है। यानी सारे वेक्टर फ्री हैं सिवाय पोजीशन वेक्टर के, क्योंकि पोजीशन वेक्टर स्पेस में फिक्स्ड पॉइंट की पोजीशन बताता है, तो उसको आप नहीं हिला डुला सकते क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी फिक्स है और पॉइंट भी फिक्स है। बाकी सारे वेक्टर फ्री वेक्टर है। इसके बाद एक और नाम हमारे पास निकल के आएगा, उस नाम को हम ध्यान देंगे। एक और नाम हमारे पास निकल के आएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। आइए बात करें कोप्लेनर वेक्टर की। कोप्लेनर वेक्टर के अंदर सबसे पहले बात ध्यान रखें कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्यों भैया? क्योंकि यूं समझ लीजिए कि वेक्टर मैथ्स में फ्री हैं, तो कोई भी दो पेन आप पकड़ लो और ना इनका मैग्नीट्यूड चेंज करो ना इनका डायरेक्शन चेंज करो, फिर भी आप इनको एक प्लेन में ला सकते हो। दो वेक्टर कैसे भी आप पकड़ लो वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। वेक्टर की कोप्लेनरिटी की बात दो से अधिक वेक्टर के लिए होती है और हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? थ्री और मोर वेक्टर्स will be coplanar if they are parallel to the same plane। मैंने ये नहीं बोला कि वेक्टर एक प्लेन में हो, मैंने बोला वेक्टर प्लेन के पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि मैथ में हर वेक्टर फ्री वेक्टर है। अगर ये वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है तो इसको बिना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, बिना इसका डायरेक्शन चेंज किए, इसको मैं प्लेन में ला सकता हूं। इसीलिए दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दो पेने चाहे कैसी भी पकड़ लें, लेकिन उनको ट्रांसलेट करके आप हमेशा एक प्लेन में ला सकते हैं। वेक्टर का मतलब सीधा सा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक छोटी सी डंडी। आइए बात करें, तीन या तीन से अधिक वेक्टर कोप्लेनर होंगे अगर वो सेम प्लेन के पैरेलल हो। जरूरी नहीं है कि वो सेम प्लेन में हो, अगर वो सेम प्लेन के पैरेलल हैं तो उनको सेम प्लेन में लाया जा सकता है। हम बोलते हैं वेक्टर्स कोप्लेनर है। अब सुनेंगे ध्यान से, कोप्लेनर के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर बिल्कुल ध्यान देंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर line segments are parallel। मैंने ये नहीं बोला कि उनकी डायरेक्शन सेम हो, बोला ही नहीं और लिखा भी नहीं। मैंने बोला दो वेक्टर पैरेलल कहलाएंगे अगर उनकी लाइन सेगमेंट पैरेलल हो। लाइन सेगमेंट यानी ये दो वेक्टर भी पैरेलल होंगे और ये दो वेक्टर भी पैरेलल होंगे। अगर उनकी लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। अगर उनकी लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। अगर डायरेक्शन भी सेम है तो इसको कहते हैं लाइक पैरेलल, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको कहते हैं अनलाइक पैरेलल। ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होता। उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। पैरेलल वेक्टर का केवल मतलब है कि उनकी लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हो। खास बात, इस चीज को मैथमेटिकली ध्यान रखेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को किसी ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। यहां एक छोटी सी बात आप और कह सकते हैं कि लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों वेक्टर लाइक पैरेलल होंगे, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो ये दोनों वेक्टर अनलाइक
पैरेलल होंगे। बिल्कुल ध्यान देना है। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इनको लाइक पैरेलल कहा जाता है, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो इनको अनलाइक पैरेलल कहा जाता है। कॉपी कर लीजिए। ये हो गए अभी तक के काम भर के नाम, कॉपी कर लो। ये हो गए अभी तक के रिक्वायर्ड नाम जो कि अपन को चाहिए, अपन समझ चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं। सब बच्चे इस विशेष बात पर विशेष ध्यान देंगे। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में। बिल्कुल ध्यान से सुने, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। सिर्फ सुनना सुनना है क्योंकि एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। सुनो ध्यान से। कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, तो a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। हर वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड होगा, हर वेक्टर की अपनी डायरेक्शन होगी। वेक्टर के आने के पहले डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन बताने के लिए किए जाते थे। मैथ में सारे नाम ऐसे रखे गए हैं कि आप एग्जैक्टली पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसका संबंध किससे है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, इन दोनों का ही इस्तेमाल डायरेक्शन बताने के लिए होता था। किसके लिए होता था? डायरेक्शन बताने के लिए। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये देखिए, ये x है, ये y है, ये z है। x के पैरेलल वेक्टर i कैप, y के पैरेलल वेक्टर j कैप और z के पैरेलल वेक्टर k कैप। किसी भी चीज की 3 डायमेंशन में स्पेस में डायरेक्शन बतानी है तो कैसे कैसे हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, ये सोचिए। मान लीजिए एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन बताने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो बहुत सिंपल है कि अपन इसके पैरेलल वेक्टर कह दें। अपन बोल दें कि लाइन इज पैरेलल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। तो ये सीधा सीधा सिंपल तरीका है डायरेक्शन बताने का, क्योंकि 3D में लाइन तो कैसे भी हो सकती है, कहीं भी घूमी हुई हो सकती है, भगवान जाने कैसी हो। तो लाइन की डायरेक्शन बताने के लिए अपन सिंपल सी बात कर देते हैं कि लाइन भैया इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हमको लाइन की डायरेक्शन मिल जाती है। अब सुनो, लाइन की डायरेक्शन बताने का 2 और तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। समझ लो, एक ही इंफॉर्मेशन को देने के, एक ही बात को बताने के 3 अलग अलग तरीके हैं। एक सीधे वेक्टर बता दे कि भैया ये लाइन इसके पैरेलल है, कहानी खत्म। एक और तरीका है, पहले डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनेंगे। डायरेक्शन रेशियो इज रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो डायरेक्शन रेशियो। कहने का मतलब मैं समझाता हूं, बहुत इजी है। ये लाइन किसके पैरेलल है भैया? a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप के पैरेलल है। अच्छा, इस वेक्टर के पैरेलल है। अच्छा, इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? a1 x कंपोनेंट है, a2 y कंपोनेंट है, a3 z कंपोनेंट। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो a1 is to a2 is to a3। सिर्फ कहने का फर्क है। इनके कंपोनेंट का रेशियो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। यानी अगर मैं बोलूं कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1:2:3 है, तो हम समझ गए कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। सिंपल सी बात है। ये दोनों चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ नाम है और पता होने की बात है। हम तो पढ़ रहे हैं वेक्टर का चैप्टर, पर वेक्टर के अंदर भी इनका थोड़ा बहुत यूज आ जाता है। लाइन की डायरेक्शन या 3D में कोई भी डायरेक्शन, अगर मैं बोलूं भैया कि ये जो है डायरेक्शन रेशियो 2:3:4 है, तो समझ जाइए कि यानी इसके पैरेलल वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। अच्छा, नाम भी कितना सेट रखा गया है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो डायरेक्शन रेशियो। मैथ में सब नाम लॉजिकल है। डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ये देखिए बात बन गया कि लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो दिस। अब सुनेंगे ध्यान से। अब तीसरा शब्द आता है डायरेक्शन कोसाइन। देखो तीनों एक ही बात है, एक ही बात को तीन अलग अलग तरीके से करने के तरीके हैं। आप पैरेलल वेक्टर बता दीजिए, डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए, या डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए। अब मैं आपको समझाऊंगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। सुनो ध्यान से। अब कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, लाइन अगर इसके पैरेलल है तो लाइन इसके यूनिट वेक्टर के भी पैरेलल है, तो लाइन इसके यूनिट वेक्टर के भी पैरेलल है। क्योंकि अगर मैं यूनिट वेक्टर लूंगा तो यूनिट वेक्टर लेने से कुछ खास नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। अब समझने वाली बात यह है कि ये एक लाइन है, अब ये इस वेक्टर के भी पैरेलल है, इस वेक्टर के भी पैरेलल है, इस वेक्टर के भी पैरेलल है, इस वेक्टर के भी पैरेलल है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटाने या बढ़ाने से, वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटाने या बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो इतने से वेक्टर के पैरेलल है तो इतने बड़े वेक्टर के भी पैरेलल है, और इतने बड़े वेक्टर के भी पैरेलल है। तो आप सुनेंगे ध्यान से। ये हो गए। अब मैं बताऊंगा, ये हमारा वेक्टर है, लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। ये वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर कह देते हैं। तो ए का यूनिट वेक्टर, कोई खास बात नहीं गुरुजी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आई कैप प्लस a2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर जे कैप प्लस a3 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये है होगा यूनिट वेक्टर। बस अब मैं बताता हूं डायरेक्शन को। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये देख लीजिए। अच्छा, यहीं लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं आई। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आर सिंपली कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, डायरेक्शन कोसाइन। इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि लाइन हैज डायरेक्शन कोसाइन। कैसे लिखेंगे? a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमा a2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कॉमा a3 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। एक ही बात को कहने के तीन तीन तरीके हैं। लाइन के पैरेलल वेक्टर बता दो, या कंपोनेंट का रेशियो लेके डायरेक्शन रेशियो बता दो, या उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो और उसके कंपोनेंट बताओ, उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। लेकिन बात एक ही है कि लाइन भाई साहब इस वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो भी वेक्टर निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर गिवन है तो भी वेक्टर निकाल सकते हैं। तीनों का मीनिंग क्या है? अब इसका नाम है डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो। तो बच्चे पूछते हैं गुरुजी इसमें ये कोसाइन क्या कर रहा है, यहां कोसाइन कोसाइन क्यों आ रहा है, क्यों इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन है? समझाते हैं समझाते हैं। सुनो ध्यान से क्यों इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन है। सुनिए सुनिए सुनिए। मान लीजिए ये है हमारा वेक्टर ए। अब ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, उसको अल्फा कह देते हैं। ये वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसको बीटा कह देते हैं। और यही वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसी को गामा कह देते हैं। ठीक है भाई, कोई भी वेक्टर है तो एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा, अल्फा बीटा गामा स्टैंडर्ड नोटेशन। अब मेरी बात सुनो, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, तो मैं बिना पढ़ाए आपके फिजिक्स वाले सर की नॉलेज का थोड़ा यूज कर लेता हूं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोने में लिख लेते हैं भाई साहब
ए डॉट बी जो होता है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल। तो यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो कॉस थीटा को ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुने, अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहूं तो कॉस अल्फा आ जाएगा, यानी ए वेक्टर और आई कैप के बीच का एंगल, तो ये आएगा ए डॉट आई कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। तो ए डॉट आई कैप आ जाएगा A1 और नीचे a इंटू 1 तो a हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्या देख लिया आंखों ने आज सवेरे सवेरे। ऐसे ही अगर कॉस बीटा निकालना चाहें तो ए डॉट जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, तो आ जाएगा A2 अपॉन ए डॉट जे कैप। आपको पता ही है, फिजिक्स से थोड़ा सा यूज कर रहा हूं, तो यहाँ A1 स्क्वायर प्लस A2। अरे भैया कॉस गामा निकालना चाहूं तो ए डॉट के ए इंटू, अरे भैया यानी यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, आज हमको ज्योमेट्रिकली गजब की बात पता लगी कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट और कुछ नहीं, कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। गजब रिश्ता आज पता लगा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर सिंपली the cosine of angle that the vector makes with x-axis, y-axis and z-axis। तो भाई साहब यानी ये जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हैं, ये जो है ये और कुछ नहीं कॉस अल्फा ही है, ये जो है और कुछ नहीं कॉस बीटा ही है, और ये जो है और कुछ नहीं कॉस गामा ही है। इसीलिए इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन पड़ा है, क्योंकि अल्फा फिक्स, बीटा फिक्स, गामा फिक्स, तो डायरेक्शन फिक्स। तो अल्फा का कॉस, बीटा का कॉस, गामा का कॉस। तो हम एक और बात कह सकते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा हूं, कि एक और बात कहता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन आर जियोमेट्रिकली कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। मैथ में कोई भी नाम ऐसा नहीं है गुलाब जामुन की तरह, ना गुलाब है ना जामुन है, लेकिन नाम गुलाब जामुन, ऐसा मैथ में नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उन एंगलों का कॉस डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन इज ज्योमेट्रिकली द कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा यहां पर एक बात और ओ भाई साहब, बातों पे बात। इफ अ लाइन मेक्स अल्फा विद एक्स एक्सिस एंड बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस, then cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap is a unit vector parallel to it। यहां से एक बात और कह सकते हैं, यानी भैया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्योंकि ये हमेशा एक यूनिट वेक्टर बनता है। तो अब हम पूरी तरह समझ गए कि एक ही बात को कहने के ये 3 अलग अलग तरीके हैं, ये 3 अलग अलग तरीके।
और इनका ज्योमेट्रिकल मतलब भी समझ गए और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट का ज्योमेट्रिकल मतलब समझ गए। और साथ में एक नई बात कि अगर एक्स एक्सिस का कोई एंगल अल्फा बनता है, वाई एक्सिस का कोई एंगल बीटा बनता है और जेड एक्सिस कोई एंगल गामा बनता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 ही होगा। कॉपी करें। अभी अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हो। अब और सुनेंगे। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा था, आइए इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को करें। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में यह भी समझना जरूरी है कि डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो हमको कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देते, बस उसी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के बच्चों के दिमाग की दही करने के लिए अलग अलग तरीके ईजाद कर रखे हैं। डायरेक्टली बता दो वेक्टर पैरेलल है, या बता दो डायरेक्शन रेशियो है, या बता दो डायरेक्शन कोसाइन है, लेकिन फिर भी एक दे रखा हो तो दूसरा निकालना आना चाहिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईटी के अंदर आया था, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ऑफ लाइन विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस एंड दिस। ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालिए जिनके बीच में ये रिश्ता हो। क्या क्या रिश्ता हो? एक रिश्ता तो L प्लस एम प्लस एन 0 है, दूसरा रिश्ता 2mn प्लस 2ml माइनस NL 0 है। अब सवाल उठता है गुरुजी दो इक्वेशन और वेरिएबल 3, तो एक रिश्ता ऑलरेडी हिडन रिश्ता है। क्या हिडन रिश्ता है? कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। देखो जब भी वो लोग डायरेक्शन कोसाइन की बात कहेंगे तो ये रिश्ता ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, तो उनके स्क्वायर का सम 1 ही आएगा। अब ये आ गया, इन तीनों को सॉल्व करके एलिमेंट निकाल लेंगे, लेकिन मुझे तो आपको जादू सिखाना है। अच्छा एक बात बताइए कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना इजी है कि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल? कुछ बहादुर प्रकांड किस्म के लोग होते हैं, वो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल ही सॉल्व करना चाहते हैं, वो इसको सॉल्व करना शुरू करें। बाकी बच्चे बोर्ड पर देखें, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इस इक्वेशन का यूज ही ना करना पड़े। अब मेरी बात सुने, डायरेक्शन कोसाइन है LMN, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो ले लोगे तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि नीचे वाले फैक्टर कट जाएंगे। अब डायरेक्शन रेशियो का मतलब है रेशियो, तो क्या करो इसको n से डिवाइड कर दो, तो L/n is to M/n is to 1। अब L/n को x कह दो और M/n को y कह दो। देखो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता लग जाता है तो मैं डायरेक्शन कोसाइन भी पता लगा लूंगा, कॉमन सेंस है। मान लो डायरेक्शन रेशियो आता है 1:2:3, तो डायरेक्शन रेशियो से मैं वेक्टर निकाल लूंगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर से यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, ये वाली बात। तो मैंने xy1, अब ऊपर वाली इक्वेशन देखो n, ऊपर वाली इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो तो आपके पास मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आईटी वाले बहुत चालाक है, तेज्जू लोग हैं, अब वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ही पूछेंगे, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो, आप डायरेक्शन रेशियो से खेलोगे। ये नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दीजिए आप n स्क्वायर से, तो यहां बन जाएगा 2m/n 2y 2m/n L/n प्लस 2xy और n L/n x। ये देखिए खुशखबरी ये है कि मात्र दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब तो सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करने की कोशिश करें। नीचे वाली इक्वेशन को देखें तो 2i प्लस एक्स इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू ऊपर से रख दें तो -y माइनस 1 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y में क्वाड्रेटिक बन गए, अपना क्या जाता, बनने तो क्वाड्रेटिक। 2y प्लस, आइए बात करें, -y इंटू 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 प्लस y
-1 + 2i -2i + 1। एक बार जांच लें सब सही हो। -y 2i -2i² + y सही है गुरु जी। चलिए तो 2i -2i² + y -2i + 1 = 0। तो आइए 2i² को उधर ले गए तो +2i² आ गया। ये 2i -2i कट गया, ये -y आ गया और ये -1 0। तो क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? बिल्कुल गुरुजी। -2i + y -1 कर दें तो यहां से 2i कॉमन लें, y -1 + y -1 = 0। तो एक तो आ गया 2i + 1 × y -1 = 0। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू एक -½ आ गई, एक y की वैल्यू 1 आ गई। बहुत आराम से। आइए अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी यहां से, और y की वैल्यू -½ है तो हाफ x की वैल्यू भी -½ आ जाएगी। वाह! तो हमको एक नहीं बल्कि दो डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे। वैसे भी क्वालिटी है तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। x = y = 1 एक डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा डायरेक्शन रेशियो x = y = 1। ये लीजिए डायरेक्शन रेशियो मिल गए। तो इस अब डायरेक्शन रेशियो मिल गए तो भाई साहब मैं कर नहीं रहा हूं, बोल दूंगा कन्वर्ट टू वेक्टर एंड गेट डायरेक्शन कोसाइन। जब भी कभी भी आपको डायरेक्शन कोसाइन से खेलने की बात आएगी तो डायरेक्शन कोसाइन से मत खेलना, वरना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन जाएंगे, दिमाग का दही, दही का रायता और रायता फैल जाएगा। हमेशा हर बार उसको डायरेक्शन रेशियो, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बिना दिमाग में दही जमे, आंसर। कॉपी करो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देख लिया। वेक्टर का जो सबसे जबरदस्त इस्तेमाल है, वेक्टर का जो सबसे पावरफुल इस्तेमाल है, वो है ज्योमेट्री को सॉल्व करने का। तो यहीं से अपन वेक्टर की शुरुआत करेंगे, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं। अब मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा सॉल्विंग ज्योमेट्री विद हेल्प ऑफ वेक्टर्स। ज्योमेट्री को सॉल्व करना वेक्टर्स की मदद से, ज्योमेट्री को सॉल्व करना वेक्टर की मदद से। आइए ज्योमेट्री को सॉल्व करें वेक्टर की मदद से। सबसे पहले आप लाइन वेक्टर और पॉइंट वेक्टर समझें। इधर देखो, सबसे पहले समझिए पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। देखो वेक्टर हमेशा एक डंडी होता है। अगर किसी पॉइंट के बगल में ए वेक्टर लिख दिया, अगर किसी पॉइंट के बगल में बी वेक्टर लिख दिया, तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बार बार ऐसे डंडियां बना बना के गोंचते नहीं है कॉपी को, लेकिन फिर भी कोई पूछे कहां है ए वेक्टर, तो उससे बोले चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इधर सुनो, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर ए वेक्टर, ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। जब भी किसी पॉइंट के बगल में आप वेक्टर लिखते हैं, जब भी किसी पॉइंट के बगल में अगर आप वेक्टर लिखते हैं, तो वो कहलाता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। हर बार लाइनें ड्रॉ करके इस प्रकार से नहीं करते, हर बार लाइनें ड्रॉ करके इस प्रकार से नहीं दिखाते। पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा है तो वो है पोजीशन वेक्टर। दूसरी चीज जो अपन को ज्योमेट्री सॉल्व करने से पहले समझनी है वो है लाइन वेक्टर। अगर किसी लाइन के बगल में वेक्टर लिख दिया तो इसका मतलब होता है, लाइन वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। अगर कभी भी लाइन के बगल में वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर का मतलब है फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। ये अंडरस्टूड है एक्चुअली। पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर है, लाइन के बगल में वेक्टर लिखा है तो लाइन वेक्टर है, और लाइन वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। पॉइंट वेक्टर और लाइन वेक्टर को समझें। लाइन के बगल में वेक्टर लिखा है तो क्या मतलब है, और पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा है तो क्या मतलब है। पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा है तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लाइन के बगल में वेक्टर लिखा है तो वो
लाइन वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। ये समझे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर बी वेक्टर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये दूरी बड़े आराम से आ जाएगी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर में रट लें, मॉड मतलब दूरी, मॉड मतलब दूरी, बिल्कुल रटे। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की दूरी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए दो ही चीजें चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। यहीं पर अब मैं बताने जा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल आपके 2D के सेक्शन फॉर्मूले की तरह ही है। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है ए वेक्टर और यहां पर कोई पॉइंट है बी वेक्टर, तो ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे 2D में हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे यहां पर भी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। और एक आखिरी चीज आइए नंबरिंग कर दें, 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, और एक आखिरी 5th चीज मेंशन कर दें, वही जो पहले भी मेंशन्ड है लेकिन फिर बता रहा हूं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं देन ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कॉपी करें तो ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। कॉपी करिए पहले। आइए छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री में 2 ही 3 चीजें होती हैं, वो सारी मैंने बता दी आपको। आइए क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन अब हम लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल sides, show that the line joining the midpoint of non-parallel sides in a trapezium is parallel to parallel sides and its length is half the sum of length of parallel sides। आइए अब आप 1 मिनट लगा के इस पर सोच लीजिए। 1 मिनट पहले लगाइए और सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब ध्यान सुनेंगे सब बच्चे। सुनो, ज्योमेट्री के अंदर कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उन बातों को बिल्कुल मन मंदिर में बसा लें, बिल्कुल मन मंदिर में बसा लें। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। कोई भी सवाल ज्योमेट्री का आए, एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। कोई भी सवाल आए, एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो। कोई भी सवाल आए, एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। तो मैं इस ट्रेपीजियम के अंदर इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं, इस पॉइंट को ए वेक्टर मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी वेक्टर मान लेता हूं और इस पॉइंट को सी वेक्टर मान लेता हूं। अभी सवाल मत पढ़ो, सवाल मत पढ़ो, सुनो। 2 काम करके सवाल करने की कोशिश करनी है। 2 काम करके सवाल करने की कोशिश करनी है। पहला, एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। पहला, एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। दूसरा, अगर पैरेलल साइड्स दिख रही हैं तो वेक्टर की संख्या को कम करो। देखो कैसे। यहां पर ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर माइनस ओरिजिन। कैसे पैरेलल साइड की मदद से संख्या कम होती है, देखो ध्यान से। तो यानी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर शुड बी लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस ओरिजिन, यानी बी वेक्टर कैन बी रिटन डाउन एज सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। एक वेक्टर को हटाने के लिए चाहे 10 स्केलर क्यों ना लाने पड़े,
लेकिन वेक्टर हटाओ, और वेक्टर हटेंगे कैसे? पैरेललिटी के कंसेप्ट से। देखो ध्यान से, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस ओरिजिन। डायरेक्शन सेम रखो, क्योंकि डायरेक्शन ये ली है, ये वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ये वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। पैरेललिटी की मदद से वेक्टर को कम करो। तो यहां मैंने बी वेक्टर सी और ए के टर्म में निकाल लिया, तो अब मैं कभी भी बी वेक्टर का यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं लिखूंगा सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। अब सवाल को पढ़ो, ये दो बातें करके ही सवाल करने हैं, ध्यान से मेरी बात को सुने। सबसे पहला काम क्या करना है? एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। सबसे पहला काम क्या करना है? एक पॉइंट को ओरिजिन मानना ही मानना है। दूसरा काम क्या करना है? पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करके वेक्टर की संख्या कम कर दो, फिर सवाल पढ़ो, उसके बाद सवाल अपने आप हो जाता है। ये दो चीजें समझिए आप वेक्टर से ज्योमेट्री सॉल्व करने में। एक पॉइंट को ओरिजिन, तो कुल मिलाकर मैंने दो ही वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर सी वेक्टर, और देखो इसके टर्म्स में। आइए आप सवाल को पढ़ें और सवाल को करें। सवाल बोलता है नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, इसको ओ कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको एम कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं। नामकरण कर दिया। अब मेरी बात को सुनो, इन दोनों का मिड पॉइंट है एम, तो एम के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो एम के कोऑर्डिनेट सी वेक्टर बाई 2। अगर एन के कोऑर्डिनेट की बात करें तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो एन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर बाई 2। ये आ गया इनके कोऑर्डिनेट। आइए अगर सी बी वेक्टर को लिखें तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल लैम्डा ए वेक्टर। अगर ओ ए वेक्टर को लिखें तो फाइनल माइनस इनिशियल ए वेक्टर। और अगर एम एन वेक्टर को लिखें तो फिर आंखों से देखो, फाइनल माइनस इनिशियल लैम्डा 1 प्लस बाई 2 ए वेक्टर। तो पहला पार्ट जो हमारा है पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, ये प्रूव हो गया, क्योंकि ये आ गया स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस। सो एम एन वेक्टर इज पैरेलल टू ओ ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू सी बी वेक्टर। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये क्या आ गया? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, ये भी स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। आइए दूसरा पार्ट प्रूव करें। दूसरा पार्ट प्रूव करना बहुत इजी है। सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एम एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 बाई 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियरली अगर आप देखें हाफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। क्लियरली आंखों से देखिए कि एम एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं, सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई 2। जस्ट सी, देख लीजिए दिस प्लस दिस बाई 2 दिस दे देगा, तो मुझे कहना ही पड़ेगा हैंस पार्टी। कॉपी करिए, कुछ और बातें करें।